गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुझे आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पर्वत प्रदेश में पावस इस पद पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो उस पद्य में तीन पद का भावार्थ हम देखे थे बच्चों। ठीक है, मतलब तीन पद के बारे, पद मतलब प्यारा। ठीक है, भावार्थ और पद्य का विवरण, पद्य से कवि सुमित्रानंद पंत जी क्या कहना चाहते हैं, यह सब हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में दो पदों के भावार्थ में क्या कहना चाहते हैं कवि, उसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो उसमें एक, ठीक है, मतलब गिरि का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ठीक है, तो इस पद में कवि सुमित्रानंद पंत जी क्या कहते हैं, पर्वत प्रदेश से नीचे गिरने वाले पानी, ठीक है, मतलब झरने के रूप में नीचे गिरने वाले पानी, तो उस पानी के नीचे, ठीक है, झाग मतलब फेन क्या उठता है, वह लेखक जी को मोतियों के समान दिख रहा है, मोतियों की कतार जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसे देखकर लेखक जी के, कवि के नस नस में मतलब नाड़ी में क्या हो रहा है, तो प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, या आप क्या कहते हैं उन्होंने, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ठीक है, तो उससे लेखक जी के नर्व में, नर्व, ठीक है, उसमें अब पावर बोलते हैं आप, करंट है ना, वो तो ऊर्जा पास होने जैसा लग रहा है। ये तो उस पद में कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं। और दूसरा, गिरिवर के उर के उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देख, तो इस पद में कवि सुमित्रानंद पंत जी जो यह कहते हैं कि तो पर्वत के ऊपर जो पेड़ उगे हैं, तो पेड़ लेखक जी को या कवि को ऐसा दिख रहे हैं कि वो पर्वत के हृदय से उगे हैं। ठीक है, और वे आकाश तक ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम कोई तो उन पेड़ों का क्या लक्ष्य है, ठीक है, पेड़ों के लक्ष्य को हम रोकने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा एक मन में लक्ष्य लेकर, लक्ष्य रख कर आकाश तक उठने के लिए क्या कोशिश कर रहे पेड़ों को, ठीक है, हम रोकने के लिए नहीं होता। यह सब वर्णन करते हैं कवि, फिर भी लेखक, कवि को ऐसा लग रहा है कि इन पेड़ों के मन में कोई एक चिंता है। ठीक है, तो एक चिंता दिख रहा है। इस तरह पर्वत प्रदेश में, पर्वत प्रदेश के ऊपर क्या पेड़ उगे हैं, उन पेड़ों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो आगे का पद बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। देख लो कहां से कहां तक है। उड़ गया, उड़ गया अनाचक, उड़ गया अनाचक, वहां से लेकर भू पर अंबर, भू पर अंबर, तो पद का मतलब ये प्यारा का भावार्थ आज हम देखेंगे बच्चों। क्या कहते हैं उसमें, देख लो। उड़ गया अचानक लो बूधर, फड़का अपार पर्दा के ऊपर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, घस गए धारा ए सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, क्यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये तो अगला पैरा है। तो अंबर, ठीक है टूट पड़ा भू पर अंबर,
तो उस पद का भावार्थ देखेंगे बच्चों हम। इन पंक्तियों में कवि ने इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। पर्वत भी ढक जाता है। पर्वत भी ढक जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। वह अब कहीं नजर चारों ओर
दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ झरने के झरने की नहीं के से आगे है, झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा है। पृथ्वी पर आ गिरा। पृथ्वी पर आकाश पृथ्वी पर आ गिरा। ठीक है बच्चों, तो पद का भावार्थ इस तरह है, पढ़ता हूं एक बार ठीक तरह से सुन लो। उड़ गया अचानक, ठीक है, ऊपर अंबर, मतलब यहां से यहां तक 4 पंक्ति का भावार्थ है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। ठीक है, इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। ठीक है, वह अब कहीं नहीं नजर आ रहा है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा। क्या कहते हैं सर, देखो इधर है, कभी अचानक बदलते इस मौसम में अब आकाश में बादल छा जाते हैं। तो आप देखते हो बच्चों, तो मौसम क्या होता है, तो उसे समय भी नहीं लगता, ठीक है, और उसे समय भी नहीं छाई। तो जब वो चाहता है तो उसी तरह मौसम क्या होता है, बार बार क्षण क्षण में क्या होता है, बदलता रहता है। तो उससे क्या हो रहा है, बादल छा जाते हैं पूरा आकाश में। तो आप देखते रहते हो, बादल मतलब क्लाउड्स, ठीक है। तो कभी कब देख रहा है तो उस समय क्या हुआ है, आकाश में तो पूरा आकाश बादल से, आकाश में बादल छा जाते हैं, तो पर्वत भी ढक जाता है। मतलब ढक जाना मतलब उसके नीचे दब जाना, बादल से पर्वत भी ढक जाते हैं।
ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆ ಪರ್ವತ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ढक जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। देखो अचानक पर्वत, जब तो पर्वत पर बादल छा गए हैं तो उस समय अचानक पर्वत क्या किया है, अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर, ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೋಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲೋ हारी ಹೋಗಿದೆ। तो ऐसा नहीं होता, नहीं उड़ता, लेकिन जब पूरा आकाश में बादल छा गए हैं तो पूरा वातावरण अंधकार फैल जाता है। अंधकार तो पूरा अंधकार नहीं होता, तो सूरज की किरणें कम हो जाते हैं। तो उस समय लेखक जी को ऐसा लग रहा है, कवि को, ठीक है, तो पर्वत कहा तो उड़ गया है, ऐसा लग रहा है, वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब कहाँ भी वह दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झरने की गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब तो पर्वत नहीं दिख रहा है, सिर्फ पर्वत से नीचे गिरने वाली पानी की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो, ठीक है। मतलब जब आकाश पूरा बादल से ढक गया या चारों ओर बादल छा गए हैं तो उस समय लेखक जी को ऐसा लग रहा है कि आकाश आकर पर्वत पर गिर गया है, ठीक है। मतलब इस पद से कवि सुमित्रानंद पंत जी मौसम में, ठीक है, तो वातावरण या मौसम में जिस तरह बदलाव होती है उसके बारे में समझाने के लिए कोशिश की है, ठीक है। तो बच्चों भावार्थ ठीक तरह से तो आप यह देख कर किताब में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये निकालता हूं मैं अंत, लास्ट पद का, और एक मतलब लास्ट और एक पद है, तो अंत में लास्ट पैरा, घुस गए धारा में सभयशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलदयान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, ठीक है। इस लास्ट पैरा का भावार्थ देखेंगे बच्चों। घुस गया धारा में, घुस गए धारा में, वहां से खेलता इंद्रजाल, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनघोर बारिश हो रही है, इस मूसलाधारा
बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा कोहरा फैल जाता है। जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ घर घर धरती में देख लो बच्चों, तो लास्ट, ठीक है, अंतिम पद का भावार्थ। तो अंतिम पद में कवि सुमित्रानंदन पंत जी तो इस तरह प्रकृति के विभिन्न रूप, ठीक है, प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर तो उसे ऐसा लग रहा है, उसके बारे में हमारे साथ उन्होंने चर्चा करते हैं। ठीक तरह से देख लो, एक बार पढ़ता हूँ भावार्थ। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनघोर, ठीक है, घनघोर बारिश हो रही है। बारिश मतलब रेन, बरसात हो रही है। इस मूसलाधारा बरसात के कारण, मूसलाधारा मतलब मूसलाधारा धारा, जिसकी धारा मोटे हो, ಅಲೆಗಳು, ठीक है, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಧಾರ ಅಂತ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ। मूसलाधारा बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर राउंड, ठीक है, वातावरण मतलब वो वातावरण, ठीक है, नेचर, चारों ओर कोहरा फैल जाता है। कोहरा इब्बनी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, इब्बनी फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डर कर धरती में घुस जाते हैं। इन निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है
जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल रहे हो। तो इसमें प्रकृति में होने वाले विभिन्न या प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर कवि को आश्चर्य हो, कवि ने आश्चर्य होकर इस तरह कह रहा, क्या कहता है, घनघोर बारिश हो रही है। घनघोर मतलब बहुत जोर से, ठीक है, घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधारा मतलब मोटे धारा बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है। वातावरण मतलब इस नेचर में राउंड मतलब चारों ओर कोहरा फैल जाता है। कोहरा इसका मतलब इब्बनी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, तो कोहरा फैल जाता है। वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है। तो बाष्प, कोहरा मतलब इब्बनी, बाष्प के छोटे छोटे कण मिलकर जमा होते हैं, ठीक है, कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। शाल तो एक जाति के पेड़, ठीक है, शाल विशाल, विशाल मतलब बड़े बड़े, विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डर कर धरती में घुस जाते हैं। मतलब कोहरा, इस वातावरण में कोहरा छा गया है तो उसकी वजह से बड़े बड़े पेड़, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसे कवि ऐसा कहता है कि तो उसकी डर से, ठीक है, तो उसकी डर से ऐसे बड़े बड़े पेड़ डर कर धरती में घुस गए हैं। तो धरती में नहीं घुस रहे हो, ठीक है, तो कोहरे के कारण नहीं दिख रहे। आप देखते रहते हो, तो आप विंटर सीजन में सुबह सुबह आप उठे तो आप भी वातावरण में देख सकते हैं, ठीक है, कोहरे से पूरा वातावरण छा जाता है। तो कोहरा वातावरण में छा गया तो आगे आपको कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। तो उसी तरह इधर भी हुआ है। कवि को यह ऐसा लग रहा है कि कोहरे के कारण सभी पेड़ डर कर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उड़ते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, रोज या निरंतर इस कोहरे को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। तालाब, लेक, ठीक है, तालाब में आग लग गई हो, इसलिए पूरा वातावरण में ऐसा हो रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हो। इंद्र मतलब वह देवताओं का स्वामी, ठीक है, उन्हें क्या कर रहा है इस बादलों में। वातावरण में ऐसा एक बदलाव आने के लिए भगवान इंद्र ही कारण है, क्योंकि उन्होंने बादलों में घूम घूम कर फिर कर अपना खेल खेल रहा है, इसलिए यह वातावरण में ऐसा एक बदलाव आया है, ठीक है। इस तरह बच्चों तो कवि सुमित्र नंदन पंत जी पर्वत प्रदेश में जिस तरह बदलाव होता है, ठीक है, तो उधर के वातावरण जिस तरह होता है, भूमि या धरती जिस तरह होता है, यह सब हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इधर हमें जानकारी दिए है बच्चों, ठीक है। आप भी बहुत अच्छी तरह से देख लिए हैं, ठीक है। तो पद्य के नए शब्द हो, ठीक है, पद्य का भावार्थ क्या है, तो पद्य का विवरण, यह सब आप सुन लिए हैं, ठीक है। यह भावार्थ आप इधर देख कर किताब में भी लिखना पड़ता है। तो अब पद्य यहाँ तक पूरा समाप्त हुआ है। तो अभी पद्य के पीछे प्रश्न है, ठीक है। तो आगे का विषय क्या है अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।